देखिए बाजार को एफआईज की जो बिकवाली है वो परेशान कर रही है। 12 सत्र की लगातार बिकवाली हो गई है और जो 75,000 करोड़ रुपए की एफआईज ने माल अपना बेचा है। इसको जरा समझते हैं। हालांकि कल हमने देखा कि इंडेक्स ऑप्शंस में 36,171 करोड़ रुपए की बाइंग की है और इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 2 दिन तो उसमें हमने बाइंग देखी है। आज थोड़ी थोड़ी वहां पर संकेत थोड़े से कमजोरी की हैं। डिम्पी, किस तरह से समझें एफआईज की बिकवाली को? कल देखिए 1750 करोड़ रुपए बिकवाली का आंकड़ा आया है, तो जरूर ये अब ऐसा मुझे तो लग रहा है कि नहीं, अब धीरे धीरे मामला रिवर्स होने की कगार पर है। देखिए, पॉइंट कम भी हुआ है और एक बात आप समझें कि इंडियन मार्केट से एफआईज बाहर तो नहीं जा सकते, ये बात तो समझ में आती है क्योंकि ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ग्रोथ वाला ये देश है। और दूसरा, खुद आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि 7% की ग्रोथ रहेगी, इंक्लूडिंग चाइना ने भी ऐसा नहीं बोला कि हमारी 7% की ग्रोथ रहेगी, यूएस ने नहीं ऐसा बोला कि हमारी 7% की ग्रोथ रहेगी। तो वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ग्रोथ वाला जो देश इस समय है वो कम से कम अभी इंडिया तो है, फैक्ट एंड फिगर के हिसाब से। दूसरा, एफआईज धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है मार्केट के अंदर, हर चीज़ मूवेबल है, हर चीज़ बदलती है और कुछ उसमें सेंटिमेंट या मैक्रो लेवल्स भी बदलते हैं। एफआईज जब 81% थे तब भी तो चिंता की बात थी कि आपके लॉन्ग पोजीशंस इतनी ज़्यादा है, एफआईज इतने ज़्यादा हैं कि वो खरीदेंगे ही नहीं। तो जब नहीं खरीदेंगे तो फिर बाजार चलाएगा कौन? क्या रिटेल चलाएगा? तो रिटेल तो नहीं चलाएगा। रिटेल तो या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकता है कि मार्केट को रोक सकता है बस। क्या डीएस चलाएगा? डीएस ने, अच्छा मेरी बात आप छोड़ दीजिए, आप अपना खुद से एक्सपीरियंस देख लीजिए, अपने म्यूचुअल फंड्स का एनएवी देख लीजिए, चलो और भी सब छोड़ दो, आप सिर्फ अपने म्यूचुअल फंड्स का एनएवी देख लो आप। मेरे को नहीं लगता कि एक महीने से पिछले 1.5 महीने में आपकी एनएवीज में कोई बहुत मेजर चेंज हुआ होगा। ये मैं अब एनएवी पे आ गया हूँ, इन्वेस्टमेंट्स में तो मैं हूँ ही नहीं, डिप्लॉयमेंट पे भी नहीं हूँ मैं परसेंटेज में भी नहीं, मैं सीधा अब एनएवी पे आ गया हूँ। आप अपनी अपनी एनएवीज चेक कर लो, आप जो भी फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, थैमेटिक, नॉन थैमेटिक, फलाना ठिकाना, बॉन्ड, ये वो जो आपको लगाना है, जितना भी है, मल्टीपल है, तो आप देखोगे सबके एनएवी स्टैंड स्टिल है, सिर्फ गोल्ड ईटीएफ्स को छोड़ के वहाँ पे एक अलग मामला चल रहा है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं है बाज़ार में, उनको बाज़ार में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पैसा बना हुआ है। देखिए, कोई भी आदमी, मैं एक ह्यूमन नेचर की बात बताता हूँ, आपने अगर बहुत अच्छा पैसा बनाया हुआ है मार्केट के अंदर तो आप फालतू के पंगे नहीं लोगे। अभी आपको लगता है यार मेरी कमाई हुई मेहनत वापस ना कहीं चली जाए इसलिए मैं चुप करके बैठा हूँ। आप चुप करके बैठते हुए भी सिर्फ छोटा छोटा ट्रेड करते हो 2-5% तक का, ये ह्यूमन नेचर है, इसको आप और मैं अपना बदल नहीं सकते, है ना। तो वैसा ही एग्जैक्टली इस समय मार्केट के अंदर हो रहा है। जिनके पास बड़ा पैसा बना हुआ है वो बाज़ार में बड़ा पैसा मार्केट के अंदर अब नहीं लगा रहे। जिनके पास पैसा नहीं बना या जिनके पैसे से मौका चूक गया या जिनको मैं बोलूँगा फोमो फैक्टर के शिकार हैं, वो मार्केट में अभी भी आ रहे हैं और बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। जबकि बाज़ार ने पिछले 3-4 महीनों में आपको ये बात बता दी है अच्छे से कि वो थोड़ा गिरना भी जानता है और वो वापस से चलना भी जानता है, साइडवेज होना भी जानता है, वो एक तरफा नहीं है। ये बात आपको इस 2024 के फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में आपको अच्छे से पता लगी है। एक पॉइंट में चलो आपको और भी बताता हूँ, जब आपने एफआईज की बात छेड़ ही दी है तो देखिए, कल फिर से 36,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप भले ही, हम सेबी रेगुलेशंस का मामला भी चल रहा है, सब कुछ है कि इंडेक्स ऑप्शंस या फिर स्टॉक ऑप्शंस में रेगुलेशंस लाया जाए, 20 नवंबर से रेगुलेट भी हो रहा है। आज भी एक खबर आई है कि जो पोजीशन लिमिट है यानी कि ओपन इंटरेस्ट है वो 15% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, वो इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरी प्लस क्लाइंट का मिक्स है। ये पोजीशन लिमिट कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर जो पोजीशनिंग है वो 15% से ओवाई ज़्यादा नहीं होगा। जितनी ज़्यादा ओवाई होगा उतना ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, तो इसलिए ओआई की लिमिट 15% तक रखो आप और उसके बाद फिर इसको धीरे धीरे करके काटो या सौदे पंच करने से रोको। ये एक एडजस्टमेंट्स है जो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है डेरिवेटिव्स के अंदर। आपको इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, सीधा असर थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा ब्रोकर्स को पड़ेगा, वैसे कोई ज़्यादा ये कोई सख्त वाला फैसला भी नहीं है। तो ये पॉइंट भी था। दूसरा, ये जो 36,000 करोड़ है, कल आपको पता है कि फिर से वीकली एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की, हालांकि बंद होने जा रही हैं अब, ये फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, इसलिए कल सबसे बड़ा वॉल्यूम उसी के अंदर आया, करीब 37,000 करोड़ रुपया, और थोड़ा बहुत बैंक के अंदर आया और किसी के अंदर कोई पोजीशन नहीं थी। कुल मिला के एफआईज का नंबर अगले 5-6 दिन आपको और रेगुलरली देखना पड़ेगा। आई रिपीट माई सेल्फ,
10 पॉइंट इधर होने पर यानी कि टूटने पर एफआईएस का नंबर घटा 35 से। और अच्छा, ये नंबर भी बता देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी लिखे भी जा सके स्क्रीन पर। एफआईएस की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है, 35% पे है। रिटेल की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है, 62% पे है। डीआईएस की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है, 39% पे है। 35, 62, 39 ये परसेंटेज है, आप छाप दो सामने। दूसरा पॉइंट, अगर 10% भी हम इधर खिसकते हैं यानी कि 35 से 25 की तरफ आते हैं तो 24,800 100% टेस्ट करेंगे। 200 पॉइंट इसी के लिए ही छूटे हुए हैं। अगर ये एफआईएस का नंबर यहाँ पे आके रिवर्सल नहीं हो रहा होता तो मैं आपसे कहता कि भर भर के झोली भर भर के ले लो, आप जितना ले सकते हो उतना ले लो आप, और ऐसा भी बोल देता। लेकिन इस समय हम ना बीच में आके रुक गए हैं। अभी 10 पॉइंट का स्विंग होना और बाकी है। ये स्विंग इधर होगा या उधर होगा, अभी ना कैलकुलेशंस करना बड़ा मुश्किल है। और मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बोलूँ तो 55-45 की रेशो है कि 45% चांसेस हैं कि हम वापस ऊपर आ जाएंगे और 55% चांसेस है ऊपर आएंगे, 45 में नीचे जाएंगे। तो सिर्फ 5% का ही मूवमेंट का फ़र्क है। तो इसलिए कोई बड़ा ट्रेड ना लो, या तो 24,200 पे आ जाने दो, उसमें एफआईएस की होल्डिंग को भी और थोड़ा घट जाने दो, फिर आपके पास सूखा सूखा साफ साफ ट्रेड आएगा, फिर आप भर के ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 25,200 ब्रेक कर देते हैं तो फिर ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि एफआईएस अपना 10% माल और बेचेंगे इंडिया में। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, फिर पुल बैक स्ट्रॉन्ग भी आ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी नोटिस करने वाली हैं। और एक और बता दूं मैं एफआईएस के नंबर पे ही, एफआईएस का नंबर इस समय आज की परिस्थिति में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला नंबर है। ऐसा नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट या बैन शेयर्स या पुट कॉल रेशो या और सब डेरिवेटिव्स के टूल्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला आज एफआईएस का नंबर है, ज़रूर ध्यान रखिएगा इस पर। एफआईएस के नंबर का पूरा विश्लेषण हो गया। अब बाजार पर आते हैं। डिम्पी, बाजार एक रेंज में ही है। हालांकि देखिए चाइना फैक्टर कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो गया है, तो नीचे नहीं जाएगा, इस बात के भी कहीं ना कहीं संकेत दिखने लगे हैं। लेकिन बाजार ऊपर नहीं जाएगा, इसको लेकर भी मतलब कोई ट्रिगर नहीं है। यहाँ से क्यों चलेगा बाजार? नतीजे सपोर्ट कर नहीं रहे हैं और हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन की कुछ खास बाइंग बाजार में हो नहीं रही है। क्या अब अगले महीने चुनाव हैं महाराष्ट्र के, झारखंड के, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, तब तक बाजार एक रेंज में ही रहेगा और छोटे छोटे गेंस को देखकर ही बाजार में अगर किसी को सौदा लेना है तो लेना चाहिए? उसमें आपने 50% बात बिल्कुल ठीक बोली है कि आपके पास ट्रिगर ऐसे नहीं है जो कि बाजार को तोड़फोड़ मचा के ऊपर ले जाए। लेकिन 50% बात ये भी तो है ना, कोई ऐसा ट्रिगर भी नहीं है जो बाजार को तोड़फोड़ मचा के नीचे भी ले जाए। बोलेंगे नहीं जी ईरान और इजराइल का मैटर चल रहा है, वो आज नया थोड़ी है, वो तो 1 महीने से चल रहा है। बोलेंगे जी नहीं क्रूड बड़ा वॉलेटाइल है, तो क्रूड इससे ज़्यादा वॉलेटाइल और क्या हो सकता है कि युद्ध छिड़ गया, सब कुछ हो गया, फिर भी क्रूड के अंदर रेंज ब्रेकडाउन नहीं हो रही है। फिर बोलेंगे नहीं जी चाइना वाला मैटर है, चाइना को खुले हुए 1 महीना हो चुका है, अब वो भी बहुत पुराना हो चुका है, मार्केट को नित्य नवीन चीज़ें चाहिए। और क्या पॉइंट है? बोले जी अर्निंग्स का इंपैक्ट नहीं आ रहा। अर्निंग्स अभी तो 2 बड़ी कंपनीज के हैं, अभी तो शुरू हुई है अर्निंग्स, 4 बड़ी कंपनीज के नंबर अच्छे आ गए और उसका इंपैक्ट मार्केट पे आ गया, वो भी बदल जाएगा। तो कहने का मेरे सिर्फ मतलब यही है कि अगर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाजार पे इम्पैक्ट नहीं डाल रही हैं तो बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं डाल रही हैं। अब नहीं डाल रही हैं, इससे पहले डाल चुकी हैं। जब 26,000 पे थे तब आप बिना खबर के भी भर के टूट रहे थे। अब तो खबर है लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट रोक लेता अपने आप को, क्योंकि उस जगह पर आ गया है कि जहाँ पे उसको रोकना ही होगा। तो अब लेवल्स की बात आ जाते हैं। कल का ओपनिंग का लेवल और कल का क्लोजिंग का लेवल और कल का हाई, ये तीनों चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। कल जब हम ओपन हुए पहले 60 सेकंड में, 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट के अंदर ही हमने 25,200 को टेस्ट कर लिया था, 25,212 का हाई भी बना। उसके बाद हमने दिन भर में 25,200 को देखा नहीं वापस। क्यों नहीं देखा? क्योंकि 25,200 पे ऑप्शंस की राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। और 25,200 एक चर्निंग है, एक तरह का जंक्शन है। यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स उतरेंगे, कुछ पैसेंजर्स चढ़ेंगे। उतरेगा कौन? मंदी वाला उतरेगा। चढ़ेगा कौन? तेज़ी वाला चढ़ेगा। लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। जब गाड़ी रुकेगी तभी तो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होगा। गाड़ी तो रुकी नहीं स्टेशन पे, तो स्टेशन पे जब एक्सचेंज ऑफ हैंड्स ही नहीं हुआ, यानी कि लोग उल्टा पलट ही नहीं हुआ, तो फिर वो मामले की इंपॉर्टेंस भी क्या। तो 25,200 अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस जंक्शन से गाड़ी रुकेगी, लोगों का अदला बदली नहीं कराएगी, तब तक बाजार में कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। अब आप कहाँ पे बंद हुए हो? 25,000 पे।
200 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, 200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है। यही बात मैंने कल भी बताई थी, यही बात मैंने आपको परसों भी बताई थी, और ये बात मैंने कल आपको बताई थी कि देखिए अब आप 25,200 पे, और मैंने ओपनिंग पे ये बात मोटे तौर पे बोली थी कि आपने लैंड ही किया है रेजिस्टेंस के दरवाजे पर, और आपसे पार नहीं हुआ तो फिर कल दिन भर में मेहनत करते रहो, पार नहीं होगा। और कल दिन भर हम मेहनत करते रहे, पार नहीं हुआ, आज फिर से गैप डाउन हमको मिल रहा है। तो अब आपको बचाना क्या है? बचाना है 24,800 को। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना भगवान सुनते हैं तो भगवान से ये प्रार्थना करो, अगर आप लॉन्ग साइड पे हो, हाँ, तो 24,800 ना ब्रेक हो। अगर ये 24,800 ब्रेक नहीं होता तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें एफआईज, ईरान, इजराइल, क्रूड, चाइना, जो आप बुरा से बुरा सोच सकते हो जो इस समय चल रहा है, जो नया होगा उसका पता नहीं, जो इस समय चल रहा है वो सब डिस्काउंट हो गया 24,800 पे। और 25,200 के बाद ही नया रिदम मार्केट के अंदर शुरू होगा। शॉर्ट वॉट करना नहीं, ऑप्शंस के ट्रेडर्स के प्रीमियम ईट किए जाते हैं, आज भी ईटिंग होगी। आज तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो इसलिए ऑप्शंस वाले कृपा करके अपना हाथ पीछे खींच के काम करना। अगर मौका और कन्विक्शन बहुत हाई है तभी ट्रेड करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, 400-500 अंकों की ये रेंज है, 24,800 से लेकर 25,200-300। ये अगर इसमें रहता है तो बहुत बड़े आपको मूव शायद ना देखने को मिले, उसके बाद ही किसी साइड बाजार अपना दिशा तय करेगा। निफ्टी बैंक पर आते हैं। कल निफ्टी बैंक हरे निशान में बंद जरूर हुआ, लेकिन थोड़े से अगर उसको बारीकी से देखेंगे तो 12 में से 10 शेयर कमजोर थे कल। आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक यही दोनों शेयर थे जो मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। डिम्पी, निफ्टी बैंक में भी क्या वही स्ट्रेटजी अपनाया जो कि निफ्टी में है, क्योंकि निफ्टी बैंक में भी जो मूव देना था वो दे चुका है, क्या वहां पर भी बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होने का वक्त आ गया है? बिल्कुल आ भी गया है और है भी, और आपको दिख भी रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर किसी ने कल पैसा लॉन्ग साइड में आईसीआईसीआई बैंक में डाला हुआ था या फिर आईसीआईसीआई बैंक पे कन्विक्शन था, तो आप 5 बैंकों के कल बराबर थे। 5 बैंकों के वेटेज के हिसाब से बता रहा हूँ। अब आप बिजनेस के हिसाब से मत पूछना, बिजनेस के हिसाब से तो बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं वो सारे, लेकिन वेटेज के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक इज इक्वल टू 5 मेजर बैंक ऑफ द कंट्री, उसके बराबर ट्रेडिंग हो रही थी। तो आप ये बात बिल्कुल बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ट्रेड स्टॉक्स का मार्केट के अंदर हो रहा है। दूसरा पॉइंट आपने बोला अभी खुद से बता कि मार्केट ने अपना काम पहले ही कर दिया है क्या? देखिए, हर चीज़ की अपनी एक मर्यादा है और उसके ऊपर टैगिंग की गई है। इस देश का डेरिवेटिव मार्केट बहुत ही सुलझा हुआ मार्केट है, मैं बोलूँगा। मेरे को दूसरे देशों का तो खैर पता भी नहीं है इतना, लेकिन इंडियन मार्केट को मैं 17 साल से डेरिवेटिव्स को ट्रैक कर रहा हूँ। जब से मैंने मार्केट्स में कदम रखा, मेरा फर्स्ट लव डेरिवेटिव्स था। उसके अंदर मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी है, जानी है, समझी है कि मार्केट के अंदर जो डाटा ड्रिवन चीज़ें हो रही होती है ना, बहुत अच्छी पिक्चर आपको क्लियर करके देते हैं। इससे पहले जब बाजार चल रहा था ना, वो शॉर्ट कवरिंग पे चल रहा था, यानी कि सिस्टम में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था। जैसे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर आ गए थे हम, 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट आ गए थे हम। उसके बाद शॉर्ट्स भी थे और लॉन्ग भी थे। तो मार्केट ने क्या किया कि कवरिंग करवा दी शॉर्ट्स की। एक हिस्सा तो काम कर दिया कि भैया हटो, आप अब शॉर्ट कर रहे, आप बाहर जाओ जरा 2 मिनट के लिए। लॉन्ग वाले अंदर नहीं आए। वो कैसे नहीं आए मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट के लिए जो प्लेट फायर किया ना, यही फायर करके रखना, फ्यूचर वाली, जहाँ पे निफ्टी बैंक फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है, वहाँ पर आप देखोगे आपका 0.5% ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन नहीं हुआ। जबकि शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, -2%, 2.5% से जाके शॉर्ट्स कवर हुए। लेकिन लॉन्ग बनने में दिक्कत हो रही है, लोगों को खरीदने में दिक्कत हो रही है, लेकिन शॉर्ट्स करने वालों को ये बात समझ में आ रही है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा। जो आप खुद फील कर रहे हो, अच्छा मेरे बोलने से थोड़ी चल रहा है मार्क, आप फील भी यही कर रहे हो कि बाजार अब नीचे नहीं जा रहा है। अभी आपने ही बोला अभिषेक जी, बाजार रुक रहा है, यहाँ पे ये रुक रहा है, शॉर्ट कवरिंग की बदौलत रुक रहा है, तेजी की बदौलत नहीं रुक रहा। तेजी भी आना बाकी है मार्केट के अंदर। तेजी आने के लिए लेवल्स का ब्रेकडाउन चाहिए। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बताता हूँ। कल आप 52,000 के आसपास खुले, 52,000 का जस्ट पहले 60 सेकंड में जो हाई बन गया सो बन गया। उसके बाद इसने भी दिन भर में वापस 52,000 नहीं देखा। तो ये बात माननी पड़ेगी कि लेवल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, तो सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं, ये बहुत ही डिसिप्लिन मार्केट है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि बाजार कैसा होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा ऐसा होना चाहिए जैसे आजकल चल रहा है। ये रेंज का मार्केट है। सपोर्ट कह के बताता है कि मैं यहाँ रुकूंगा, रेजिस्टेंस कह के बताता है कि मैं यहाँ पे रुकूंगा। यहाँ पर आप मेरे को चाहो तो बेच सकते हो माल। तो ये बहुत ही डिसिप्लिन मार्केट है। जब तक रेंज ब्रेक, तब तक मार्केट कोई बड़ा मूव देगा नहीं। और बड़ा मूव देने से पहले विक्स को घटना और बढ़ाना दोनों में से कुछ करना होगा, और विक्स अभी उस कंडीशन में है, ये बड़ा मूव देगा ही नहीं, दिलवाएगा ही नहीं आपको। 13 का विक्स चल रहा है, ये दिलवाएगा ही नहीं। या तो 15 लाओ या तो 13 से नीचे क्रैक करवाओ।
तो इनमें से कुछ भी होगा तो काम होगा। ऑप्शंस राइटर्स को बैंक निफ्टी के अंदर नहीं आना चाहिए। आपको नई पोजीशंस लेनी है। मेरे हिसाब से मैंने आपको लेवल्स ऑलरेडी नोटिस करवाए हुए हैं। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया है वो 51,500 51,200 है। सीरीज रखनी है 51,200 रखना, स्विंग रखना है 51,500 रखना। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का वो 52,500 है। हमारा अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर सब कुछ खराब नहीं हुआ, थोड़ा भी ठीक रहा, जैसा हम वैसे भी चलते रहे, तो इस सीरीज के एंड में यानी कि पहले 15 दिन खराब हुए, अब लास्ट के 15 दिन थोड़े ठीक हो सकते हैं, तो आप 52,500 को वापस टेस्ट करने के लिए जा सकते हो। और ये दोनों का टारगेट बता रहा हूं, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, तो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पोजीशन लेना। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर आप बताओ आप क्या करोगे, तो मैं आज कुछ नहीं करूंगा। मैं आज फिर से लेवल्स को देखूंगा, वॉच करूंगा, फिर से देखेंगे क्या करना है। सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ रहे। अच्छा, एक और पॉइंट बस मैं बोल दूं, फिर मैं दोनों मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। 14 शेयर F&O बैन में है। 14 शेयर, 195 शेयर हैं करीब F&O में इस समय। 14 शेयर F&O बैन में है, तो ध्यान रखिएगा बैन ज़्यादा है। और ये बैन अभी जो हमारे मेहमान भी बताएंगे, कोई शेयर F&O बैन में भी हो सकता है, तो देख के लेना, बाद में पेनल्टी ना लग जाए आपके पास। ठीक, बस यही पॉइंट मेरे को और नोटिस करना था, हो गया। अच्छा, पुट कॉल रेशियो भी थी, वो तो फ्लैट है, उसमें आपके लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। निफ्टी थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकता है, निफ्टी थोड़ा सस्ता हुआ पड़ा है।